हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी के चैप्टर 1 का स्टडी करेंगे और चैप्टर 1 का नाम है पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य। इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण शिक्षण का महत्व, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, कौशलों का विकास। कौशलों के विकास में हम पढ़ेंगे अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे वस्तुओं का विभेदीकरण करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे वस्तुओं के बीच सहसंबंधता स्थापित करना। नेक्स्ट कल्पना परक बनाना या पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट समस्या को पहचानना एवं उसका हल सुझाना। नेक्स्ट किसी तथ्य की जांच या सर्वेक्षण करना या निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र आदि को पढ़ना एवं बनाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण देना। और नेक्स्ट हेडिंग लेंगे हम कौशल के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पढ़ा कि पर्यावरण के लिए हम आसपास शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का शीर्षक भी आसपास है और अंग्रेजी में लुकिंग अराउंड है। पर्यावरण अध्ययन का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप ईवीएस है, जिसका विस्तृत रूप होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। 1975 यानी 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसे 1977 में लागू किया गया। कक्षा 1 और 2 के स्तर पर इसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया। कक्षा 3 से लेकर 5th तक सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए। इन्हें ईबीएम भाग 1 और 2 कहा जाए। एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अब हम लेते हैं दोस्तों पर्यावरण शिक्षण का महत्व। हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित हैं और सभी चीज़ें सभी के लिए हैं और इन सभी चीज़ों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षण के महत्व निम्नलिखित हैं। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण कराना सिखाता है। पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक में पेड़ पौधे जानवर और अजैविक में प्रकाश वायु जल इत्यादि हमारे लिए क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं दोस्तों हम पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। हमने ऊपर पढ़ा कि पर्यावरण शिक्षण के क्या महत्व हैं। जब हम पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पर्यावरण के महत्व निहित हों, अन्यथा वह शिक्षा व्यर्थ है। अतः पर्यावरण शिक्षण के दौरान हमें पियाजे का कथन क्या है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं के मद्देनजर निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या उद्देश्य हैं पियाजे के अनुसार? पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण यानी साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। प्राकृतिक भिन्नता एवं इसके कारणों को बताना। विद्यार्थियों को यह बताना कि पर्यावरण हमारा धरोहर है और हम उसके पालक हैं। अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना। उनमें सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना। नेक्स्ट है
पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना, विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना अर्थात वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम हेतु कक्ष की गतिविधियों को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना एवं उनको प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों का विकास करना। पहला है अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, दर्ज करना और रिकॉर्डिंग करना। उपरोक्त कौशलों से विद्यार्थी पेड़ पौधों, जानवरों या अन्य चीज़ों को गौर से देखता है, उनकी पहचान करके उनके विषय में जानकारी एकत्रित करता है और तत्पश्चात उनके बारे में लिखता है यानी रिकॉर्ड करता है। जैसे परिवहन के साधनों का अवलोकन करके कोई बच्चा यह पहचान लेता है कि कोई वाहन तेल यानी पेट्रोल डीजल से चलता है या फिर बिना तेल के। उसके बाद वह तेल से चलने वाले और बिना तेल के चलने वाले वाहनों के नाम लिखता है। दूसरा है वस्तुओं का विभेदीकरण करना। उपरोक्त उदाहरणों में बच्चे ने यह पता लगाया कि वाहन तेल और बिना तेल के चलते हैं, यही विभेदीकरण है। नेक्स्ट है वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना। इन कौशलों से कोई बच्चा या विद्यार्थी दो वस्तुओं के बीच में समानता और असमानता यानी अंतर को प्रकट करता है और वस्तुओं को एक विशेष समूह में रखता है। जैसे बच्चे ने देखा कि साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर के दो पहिए होते हैं, परंतु दोनों की बनावट या संरचना अलग अलग होती है। इनमें से एक बिना तेल के चलती है और दूसरी तेल से। अतः उसने साइकिल को बिना तेल वाले वाहनों में और मोटरसाइकिल या स्कूटर को तेल वाले वाहनों के समूह में रखा। यही वस्तुओं की तुलना कहलाती है। वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना। बच्चे ने यह देखा कि साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर की अपेक्षा धीरे चलती है, परंतु साइकिल से धुआं नहीं निकलता पर मोटरसाइकिल और स्कूटर से धुआं निकलता है। इस तरह उसने वस्तुओं के साथ एक नई संकल्पना को जोड़ दिया। नेक्स्ट है कल्पना परख यानी कल्पनाशील बनना या पूर्वानुमान लगाना। बच्चे ने यह सोचा कि अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाएगा तो साइकिल तो चलती रहेगी परंतु मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं चलेंगे। इस तरह उसके अंदर एक नई सोच विकसित हुई और उसका कारण दिया गया। बार बार परीक्षण के बाद जब परिकल्पना गलत नहीं होती तो यह सिद्धांत बन जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है समस्या को पहचानना एवं उसका हल सुझाना। बच्चे ने देखा कि जब भी वह तेल चलित यानी चलते हुए वाहनों के आसपास होता है तब उनके धुएं से उसको खांसी हो जाती है या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह उसने निष्कर्ष निकाला कि तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। उसने इसका हल सुझाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल रहित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है किसी तथ्य की जांच यानी सर्वेक्षण करना और निष्कर्ष निकालना। बच्चे ने अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए सभी तेल चलित वाहनों के विषय में खोजबीन की और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है संवेदनशील बनना। बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया है और उसने सोचा कि अगर इस तरह पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहा तो एक दिन पर्यावरण जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र आदि को पढ़ना एवं बनाना। बच्चे ने चित्रों, चार्टों आदि के माध्यम से भी यह जाना कि तेल चलित वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि पर्यावरण को प्रदूषण रहित और स्वस्थ रखना है तो हमें तेल रहित वाहनों या सार्वजनिक वाहनों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। अगर किसी बच्चे या विद्यार्थी में उपरोक्त कौशलों का विकास होता है तब अधिगम यानी सीखना सार्थक होता है यानी वह सीखना माना जाता है। अब थोड़ा सा हम कौशल के बारे में पता कर लेते हैं कि आखिर कौशल क्या है। कौशल वह कला है जिससे हम किसी चीज़ को ठीक प्रकार या अच्छी तरह करना सीखते हैं। कौशल दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात कौशल हमारे अंदर जन्म से होते हैं, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना इत्यादि। और उपार्जित कौशल हम वातावरण से मौका मिलने पर सीखते हैं। उपार्जित कौशलों को सीखने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, जैसे भाषा सीखना, चीज़ें बनाना, वाहन चलाना, खेलना आदि। ये उपार्जित कौशल है। कोई भी कौशल किसी खास वर्ग या लिंग से निर्धारित नहीं होता है। किसी वर्ग या लिंग का व्यक्ति कोई भी कौशल
अभ्यासोपरांत सीख सकता है। किसी भी वर्ग या लिंग का व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, उठता बैठता भी है। इसी प्रकार किसी भी वर्ग या लिंग का व्यक्ति किसी भी भाषा को सीख सकता है, किसी भी वाहन को चला सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है या भोजन पका सकता है, आदि आदि। इसलिए हमें वर्ग विविधता या लैंगिक विविधता को नहीं मानना चाहिए। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन आसपास की पुस्तकों में ऐसे कई उदाहरण हैं जो वर्ग या लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी बच्चे या विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों या कारकों से प्रभावित होती है। पहला है व्यक्तिगत कारक और दूसरा है वातावरणीय कारक। अब व्यक्तिगत कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? इन कारकों में निम्नलिखित कारक आते हैं: बुद्धि, रुचि, इच्छा, दृढ़ता, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभ्यास, चिंता, थकान, स्वाध्ययन की विधि। ये व्यक्तिगत कारक हैं। और वातावरण कारक, ये कारक निम्नलिखित है: परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण, कक्षा का वातावरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, अध्यापन विधि और अध्ययन सामग्री, विषय का स्तर, पुरस्कार एवं दंड और शिक्षा की गुणवत्ता। तो दोस्तों ये है ईबीएस की पेडागोजी, पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य, यानी पहला चैप्टर। अब हम इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में परिवेशीय मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित परिभाषाओं को याद करने के लिए प्रेरित करना। तो इसके कूट दे रखे हैं, यानी ए में ए आएगा, बी में बी आएगा, सी में सी आएगा और डी में बी सी आएगा। तो इसका सही आंसर है सी, जो कि सत्य नहीं है। विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन से संबंधित परिभाषा को याद करने के लिए प्रेरित करना, ये सत्य नहीं है पर्यावरण के बारे में, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे तब ज्ञान ग्रहण करते हैं जब। ऑप्शन ए, विद्यालयी ज्ञान को उनके परिवेश से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी, उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। ऑप्शन सी, वे पर्यावरण अध्ययन को खुले में सीखते हैं। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 3, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए। ऑप्शन ए, उन्हें शब्दावलियों एवं परिभाषाएं रटवानी चाहिए। ऑप्शन बी, उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें प्राकृतिक भिन्नताओं के विषय में बताना चाहिए। ऑप्शन डी, उनसे व्यावहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनसे व्यावहारिक क्रियाएं करवाई जानी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कथन दे रखे हैं। कथन ए, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विषय के रूप में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट कथन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 5 है, पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों पर गौर कीजिए। इसमें ऑप्शन ए, बच्चों को खोजबीन और हस्तपरक गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है, बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन डी है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। अब इसके कूट दे रखे हैं, उपरोक्त में से एनसीएफ 2005 द्वारा अनुशंसा किए गए उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ए बी सी डी, यानी चारों हैं। ऑप्शन बी, ए बी सी है। ऑप्शन सी में ए बी डी है। ऑप्शन डी में बी सी डी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए बी सी डी, ये चारों हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन 6, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शामिल है। क्या क्या शामिल है? पर्यावरण शिक्षण, बी दे रखा है सामाजिक अवधारणाओं का शिक्षण, सी है विज्ञान की अवधारणाओं का शिक्षण, डी है पारिवारिक संस्कृति का शिक्षण। इसके कूट हैं, ऑप्शन ए में ए बी सी है, ऑप्शन बी में दे रखा है बी सी डी है, ऑप्शन सी में दे रखा है ए डी और ऑप्शन डी में दे रखा है बी सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें ए बी सी यानी पर्यावरण शिक्षण, सामाजिक अवधारणाओं का शिक्षण और विज्ञान की अवधारणाओं का शिक्षण, ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शामिल हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन
7 शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए उनमें कल्पनापरक बनने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी है उनमें वस्तुओं के बीच सहजबद्धता स्थापित करने के कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी है उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उनमें कल्पनापरक बनने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशलों का विकास करना चाहिए? ए अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बी संवेदनशीलता, सी कल्पनाशीलता, डी विभेदीकरण। इसके कूट दे रखे हैं ऑप्शन ए में ए बी सी, ऑप्शन बी में ए बी, ऑप्शन सी में बी सी और ऑप्शन डी में ए बी सी डी यानी चारों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए बी सी डी ये चारों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। स्थानों की सापेक्ष स्थिति के ज्ञान के प्रति समझ बनाने हेतु बच्चों में विकसित करना चाहिए। ऑप्शन ए सर्वेक्षण कौशल, ऑप्शन बी तुलना एवं वर्गीकरण कौशल, ऑप्शन सी मानचित्रण कौशल, ऑप्शन डी आरेख बनाने का कौशल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानचित्रण कौशल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 10। निम्न में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है? ऑप्शन ए लड़के और लड़कियों का सामूहिक रूप से फुटबॉल खेलना, ऑप्शन बी लड़के द्वारा रसोई का काम करना, ऑप्शन सी लड़के द्वारा लड़ाकू जहाज उड़ाना, ऑप्शन डी गीता फोगाट द्वारा कुश्ती लड़ना। तो इसका सही आंसर है लड़के द्वारा लड़ाकू जहाज उड़ाना, यानी यह इसका सही आंसर होगा। ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।